Hello friends, welcome to my YouTube channel and today in this video we are going to study about the vectors. So vector जो हमारा है क्लास 11 का एक बहुत ही important टॉपिक है. जो वेक्टर है वो एक मैथमेटिकल टूल्स है जो हमें हेल्प करता है टू एनालाइज द डिफरेंट इक्वेशंस इन फिजिक्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है. तो हम लोग वेक्टर्स के बारे में एक बेसिक एनालिसिस करेंगे आज के इस वीडियो में. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी डिले. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वेक्टर से पहले जानने से पहले वो हमारा आता है फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा होता है एक सिंपल अगर हम लोग डेफिनेशन लें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तो फिजिकल क्वांटिटी एक वैसा क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं. सो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. फॉर एग्जाम्पल the mass of our body can be measured. मेरा कितना मास है we can easily measure with the help of a measuring instrument. We can also measure the temperature of our body. हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. That is also a physical quantity. अब मैं मान लेता हूँ कि आपके यहाँ पे फैन चल रहा है, बल्ब चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है. How much electric current is flowing through that electrical equipment we can also measure. So that is again a physical quantity. Electric current is also a physical quantity. Like I'm standing on the floor of this room, so I'm applying a force on the floor of this classroom. मैं force लगा रहा हूँ, तो वो भी एक physical quantity. We can measure how much force we are applying. So ऐसे quantity जिसको आप measure कर सकते हो, like temperature, time can also be measured, mass, force, everything we can measure. Some of the physical quantities are directly measured. Some of the physical quantities are indirectly measured. For example, we cannot measure the temperature of sun directly. So we have some indirect method. We cannot measure the distance between earth and moon directly. So we have some indirect method. क्योंकि ये distance बहुत large है तो हम लोग कुछ indirect method apply करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग directly measure करते हैं. For example, the length of this room can directly be measured with the help of a measuring instrument. एक हमने instrument लिया और measure कर लिया directly. तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये है कि वैसे क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका क्लासिफिकेशन है. दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन लाइक क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है फिजिकल क्वांटिटीज का. अगर मैं क्लासिफिकेशन देखूं तो सबसे बड़ा जो बेसिस है द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी. ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी मतलब whether they are dependent on others or they are independent. डिपेंडेंसी दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं. सबसे पहले उसको लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरे जो होते हैं वो है आपके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. मैं एक बेसिक आइडिया देता हूं क्योंकि हमारा डिस्कशन इस पे भी नहीं है. हमारा जो मेन डिस्कशन है वो भी हम लोग देखने वाले हैं. तो दूसरा जो होता है वो होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. क्लियर है? और दूसरा जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल क्वांटिटीज का वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन. ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन. सो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर एंड वेक्टर. तो हमारा जो डिस्कशन आज का है वो है वेक्टर क्वांटिटीज. हम लोग वेक्टर के बारे में यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं. तो स्केलर वैसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास एक मैग्नीट्यूड होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा. व्हेन यू विल मेजर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी यू विल ओनली गेट दैट न्यूमेरिकल वैल्यू अलोंग विद द यूनिट. क्लियर है? बट वेक्टर क्वांटिटीज में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड तो मिलेगा ही, साथ साथ में उसका डायरेक्शन भी मिलेगा. वैसे क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बहुत कुछ देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ माई बॉडी इज अ स्केलर क्वांटिटी. लाइक मास इज 50 kg. तो हमारा 50 kg सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है. 50 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोग्राम इज द यूनिट. सो दिस मास इज ओनली रिप्रेजेंटेड विथ इट्स मैग्नीट्यूड. हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा डायरेक्शन होगा. फॉर एग्जाम्पल how much force I am applying on the floor of this room when I am standing. So here we have the magnitude also. मैं कितना फोर्स लगाऊंगा इस ग्राउंड पे तो मैं उतना ही फोर्स लगाऊंगा जितना मेरा वेट है. W is equal to mg.
लाइक मेरा वेट अगर 50 है एंड जी इफ आई एम टेकिंग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन दिस सरफेस ऑफ अर्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, देन 50 इंटू 10 500 न्यूटन में फोर्स लगा रहा हूँ इस ग्राउंड पे। क्लियर है? और यहाँ पे डायरेक्शन भी पता चलेगा कि आप फोर्स किधर लगा रहे हो, ऊपर की तरफ, लेफ्ट राइट। तो मैं इस पे डाउनवर्ड लगा रहा हूँ। क्लियर? वर्टिकली डाउनवर्ड में लगा रहा हूँ इस फ्लोर पे। तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो कुछ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में उनके पास क्या है, डायरेक्शन भी है। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है? तो हमारा जो मेन डिस्कशन इस वीडियो में रहेगा वो रहेगा हमारा वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो हम लोग चलिए देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स, और हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, ओके, तो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे बहुत ही बेसिक से। क्योंकि ये जो वेक्टर है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा टू एनालाइज डिफरेंट इक्वेशंस, डिफरेंट फॉर्मूले इन फिजिक्स। फिजिक्स में वेक्टर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जिसमें हम लोग डिफरेंट चीज को जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, लाइक रिलेटिव वेलोसिटी और वेलोसिटी इन 2D और वेलोसिटी इन 3D, या डिफरेंट चीज को जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो हमें डायरेक्शंस और वेक्टर का हेल्प लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं वेक्टर से। तो वेक्टर के बारे में मैंने बता दिया कि वेक्टर होता क्या है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन भी हो, वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहला है वेक्टर। तो हमारा वेक्टर किसको बोलते हैं? हम लोग वेक्टर बोलते हैं जिसके पास दो चीज हो, नंबर 1 मैग्नीट्यूड एंड नंबर 2 डायरेक्शन। क्लियर है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है, उसको मैं अभी थोड़ा देर में देखूंगा। सबसे पहले हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर जस्ट बाय सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड either by an arrow और बाय अ बोल्ड लेटर। ओके, हम लोग बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बाय द एरो। जैसे मैं मान लेता हूं कोई भी मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी x और y और z और a, तो अगर a फिजिकल क्वांटिटी को मुझे वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, देन आई विल पुट वन एरो। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट a is a physical A is a वेक्टर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब बोल्ड लेटर से भी इसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट द सेम वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टली विथ अ बोल्ड लेटर लाइक दिस। ओके, तो एनसीईआरटी में क्या है ना कि एरो कहीं पे पुट नहीं है, डायरेक्ट उसको बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट किया है, लाइक फोर्स। सो फोर्स इज नॉट रिप्रेजेंटेड लाइक दिस पुटिंग वन एरो, डायरेक्टली इट इज रिप्रेजेंटेड विथ अ बोल्ड लेटर। सो वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर बाय एन एरो और बाय अ बोल्ड लेटर। ये आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। अब इस पार्ट पे हम लोग आते हैं, एरो पे। मैं मान लेता हूं सेम वेक्टर ए को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक दिस, जस्ट सी हियर। जैसे ये तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? मान लेते हैं ये तुम्हारा वेक्टर है ए, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। अब इस एरो में क्या है ना, इस एरो में आपके दो पार्ट्स हैं। क्लियर है? जहां से हम लोग स्टार्ट किए इस एरो को, इसको हम लोग बोलते हैं टेल। दिस पार्ट इज नोन एज टेल। और ये जो आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, यहां जहां पे हेड आपको दिख रहा है, ये जो एरो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। क्लियर है? तो एरो के पास हमारे पास क्या है, तो एक एरो के पास हमारे पास टेल है और ये हेड है। क्लियर है? अभी मैंने बताया कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, क्या होता है, डायरेक्शन। तो अगर ए आपका वेक्टर है तो इसके पास क्या होगा, इसके पास आपका होगा मैग्नीट्यूड और इसके पास होगा मेरे पास डायरेक्शन भी होगा। क्लियर है? अब हम लोग इसी वेक्टर ए को इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वेक्टर को जब हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो लेंथ होता है,
दिस लेंथ ऑफ द एरो विल गिव यू द मैग्नीट्यूड. ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा. इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर बाय एन एरो, then length of that arrow will give you the magnitude. So यहां पे जो आपका होगा length of the arrow will give you the magnitude of the vector. ये आपका magnitude बताएगा, magnitude of vector A. क्लियर है? तो हम लोग ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड को? तो मैग्नीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टली. हम लोग मान सकते हैं, लेट अस एज्यूम द लेंथ ऑफ दिस एरो. ये जो लंबाई है कुछ होगा ना 1 2 3 न्यूमेरिकल वैल्यू में. सपोज दिस इज द एरो विच इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट. तो वो मीटर में होगा या तो सेंटीमीटर में होगा. 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कुछ होगा ना. तो हम लोग उसको, मैं मान लेता हूं इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ए. या हम लोग इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ ए. ओके, ये जब हम लोग सिंबल यूज करते हैं, दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. इफ ए इज अ वेक्टर तो उसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली बाय ए और दिस मॉडुलस सिंबल, मॉड ऑफ ए. ये जो सिंबल हमने यूज किया है. और डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, इसी लाइन के अलोंग, ये जिस लाइन के अलोंग ये आपका वेक्टर जा रहा है, डायरेक्शन. क्लियर है? डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड with a unit vector along the direction of vector. जो वेक्टर आपने लिया उसी के डायरेक्शन में हम लोग एक यूनिट वेक्टर लेते हैं along the direction of the vector. अब देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है. अभी बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग उतना नहीं देख पाएंगे. सिंपली मैं बताता हूं कि लेंथ ऑफ द एरो जो होगा वो इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, जिसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ए और मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं. और डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए इसी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं. यूनिट वेक्टर करने का मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो. जैसे मैं मान लेता हूं इसका लेंथ है 5, सिर्फ मैं न्यूमेरिकल वैल्यू रहा. अगर मैं 5 को एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं जिसका वैल्यू ही 1 है, लाइक 5 into 1, देयर विल बी नो एनी चेंज इन द मैग्नीट्यूड. तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ जिसका वैल्यू 1 है और 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आता है. मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड 4 है, 4 into 1 4. इसका मैग्नीट्यूड 5 है, 5 into 1 5. इसका मैग्नीट्यूड 6 है, 6 into 1 6 होगा, है ना. तो उसको यूनिट वेक्टर हम लोग बोलते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो 1. अब देखो डायरेक्शन जो हम लोग फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो तो 3 ही डायरेक्शन है. वन इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस आप ले सकते हो. अदर इज योर वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज योर वाई एक्सिस. एंड थर्ड इज द डायरेक्शन विच इज कमिंग टुवर्ड्स यू, जेड एक्सिस. 3 ही होता है. तो 3 डायरेक्शन में अगर हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं तो 3 डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर ले लेते हैं ज्यूम करके कि ये इस डायरेक्शन में वेक्टर आई है, जे है और के है. तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक वेक्टर है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है. अब मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं और डायरेक्शन के लिए कैसे लिखते हैं. तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए कैप. क्लियर? मींस दिस इज गिविंग यू द डायरेक्शन एंड दिस इज गिविंग योर मैग्नीट्यूड. तो हम लोग वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे, देन वेक्टर ए कैन बी रिटन एज इट्स मैग्नीट्यूड, okay, mod of a, that is giving you the magnitude, and this magnitude if multiplied with 1 it will not affect the magnitude of vector a. so a cap, ये इसका डायरेक्शन बता रहा है, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये और इसका डायरेक्शन ये. तो एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, एंड दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर. ये है आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका. क्लियर है? तो आपका ए कैप क्या हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड. क्लियर है? तो ये आपके यहां से यूनिट वेक्टर आपका डिफाइन हो गया. ठीक है ना. तो अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में. अब 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग कैसे वेक्टर को लिखेंगे, यूनिट वेक्टर को. तो जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3 एक्सिस हमारे होते हैं, सब लोग आप जानते हो. एक आपका होता है एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस देख लो, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपका क्या है, जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड.
ये आपका x, ये आपका y और ये आपका z। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यही 3 डायरेक्शन पॉसिबल है, तो आपका हम लोग x एक्सिस के अलॉन्ग में एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। उस यूनिट वेक्टर का नाम हम लोग देते हैं आई कैप। अब देखो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैप से, उसको हम लोग कैप बोलते हैं। y एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, जे कैप, और z एक्सिस में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, के कैप। क्लियर है? तो अब मैं बताता हूं कि एक वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं फोर्स एक मेरा वेक्टर है। क्लियर है? F इज इक्वल टू, मान लेते हैं एक 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है अलोंग x एक्सिस, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन। तो अब हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अभी मैंने बताया किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5, और डायरेक्शन क्या है, x एक्सिस। तो x एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे। अगर 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम लोग लिखेंगे 5 इंटू आई का। तो इससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे पास फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन है पॉजिटिव x एक्सिस, 5 आई कैप न्यूटन, और ये इसका यूनिट बता रहा है। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। सिमिलरली मैं मान लेता हूं कोई एक वेक्टर है जो z एक्सिस में, लाइक अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग z एक्सिस पे चल रहा है। क्लियर है? और उसने मान लेता हूं वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो सपोज मैं मान लेता हूं कि 10 मीटर हुआ है। तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं किसी पार्टिकल का 10 मीटर हुआ है अलोंग z एक्सिस। तो इसी सेम वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर में। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वी विल पुट वन एरो, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड आपका दिया हुआ है 10, और किस एक्सिस में है, z एक्सिस में। तो z एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, k क्या। सो डिस्प्लेसमेंट s विल बी इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन k क्या। तो ये आपका वेक्टर के बारे में मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया कि भैया वेक्टर होता क्या है, हम लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड्स का मीनिंग क्या है और उसका डायरेक्शन का मीनिंग क्या है। तो ये हमने एक ब्रीफ आइडिया दिया वेक्टर के बारे में। क्लियर है? तो चूंकि ये थोड़ा क्लास क्विक होगा, मैं थोड़ा सा क्विकली इसको आगे मूव कराऊंगा। तो हम लोग डायरेक्टली आते हैं कि वेक्टर को अब एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर के ऐड करने के क्या तरीका है। क्योंकि वेक्टर को ऐड करने का एक स्पेशल तरीका है। वी कैनॉट सिंपली ऐड द वेक्टर्स लाइक वी आर एडिंग द स्केलर्स। नंबर को ऐड करने का बहुत आसान तरीका है कि भैया मेरे ऊपर वाले पॉकेट में 10 रुपीज हैं, नीचे वाले पॉकेट में 5 और 10 रुपीज हैं, तो टोटल कितने होंगे, 5 + 10 + 10। ये हम लोग सिंपल एडिशन होता है। लेकिन वेक्टर के साथ ऐसा नहीं होता है कि एक वेक्टर ऊपर की तरफ, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एक लेफ्ट की तरफ लग रहा है। सपोज ऊपर की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है और आपको राइट की तरफ 5 न्यूटन लग रहा है, तो आप नहीं बोल सकते हो कि 10 + 5 15 न्यूटन लग रहा है टोटल फोर्स। ये तरीका नहीं होता है। वेक्टर के जो एडिशन का होता है वो एक स्पेशल रूल होता है। तो अभी हम लोग एडिशन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हम लोग वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ हम लोग देखेंगे। डिवीजन तो नहीं होता है, बट हम लोग आगे सब एक एक करके देखेंगे कि कैसे हम लोग वेक्टर के एडिशन करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब वेक्टर के एडिशन के बारे में। तो हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ द वेक्टर। तो आइए एडिशन ऑफ वेक्टर पे आते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, क्लियर है? तो वेक्टर को ऐड करने के 2 तरीके होते हैं। क्लियर है? 2 मेथड्स हैं बेसिकली। जो मेथड्स होते हैं वेक्टर के एडिशंस के, वो मेथड्स जो आपके हैं, मेथड्स में बता देता हूं। सबसे पहले मेथड देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। मेथड जो होते हैं, सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। और दूसरा जो हमारा होता है एनालिटिकल मेथड। क्लियर है? और इस एनालिटिकल मेथड में हम लोग अगेन 3 मेथड्स हैं। पहला कहलाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा जो हमारा है वो है पैरेललोग्राम लॉ। ओके, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और तीसरा जो हमारा है वो है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये हमारे टेक्निक्स हैं वेक्टर के एडिशन का। क्लियर? मेथड्स बेसिकली, पहला आपका है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है एनालिटिकल मेथड। इन एनालिटिकल मेथड
वी हैव थ्री डिफरेंट मेथड्स. वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. क्लियर? सब रूल्स हैं, सब कुछ है कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो एक एक करके हम लोग डीलिंग करेंगे कि वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड करते हैं ग्राफिकली, देन यूजिंग दिस एनालिटिकल मेथड. चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से. हाउ टू ऐड टू और मोर देन टू वेक्टर्स यूजिंग ग्राफिकल मेथड. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से. ग्राफिकल हमारा जो स्टार्ट होगा ग्राफिकल मेथड. तो सबसे पहला हम अभी दो वेक्टर लेते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. उसके बाद हम लोग 3 वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स, 5 वेक्टर्स, उसके बाद जितने भी वेक्टर्स हैं उतने ले सकते हो. तो सबसे पहला इस ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट केस में ले रहा हूं वेक्टर्स अलोंग सेम डायरेक्शन. अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स, देन हाउ वी कैन ऐड ग्राफिकली. तो चलिए हम लोग 2 वेक्टर ले लेते हैं. हमारे पास 2 वेक्टर है. एक आपका है वेक्टर ए, आप देख सकते हो एरो से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ये है आपका वेक्टर ए और दूसरा मेरा है वेक्टर बी. क्लियर है? ये है आपका वेक्टर बी. मेरे पास 2 वेक्टर हैं. अभी ए और बी को मुझे ऐड करना है. वी नीड टू ऐड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी graphically, and you can see their direction is same. They are parallel to each other. They are pointing along the same direction. So हम लोग ये दोनों का एडिशन कैसे करेंगे using graphical method. अब यहाँ पे सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, by seeing the vector a and b, you can directly say that magnitude of vector a is more than magnitude of vector b. यहाँ पे आप डायरेक्टली देख के बोल सकते हो कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है. Because here you can see the length of the arrow. लेंथ ऑफ द एरो विल गिव यू द मैग्नीट्यूड. मतलब ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बी का मैग्नीट्यूड क्या है? कम है. तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ए प्लस बी ऐड करते हैं. तो वेक्टर को ऐड करने का सबसे जो सिंपल तरीका है, वी नीड टू फॉलो वन अप्रोच, दैट इज ज्वाइनिंग टेल हेड टेल हेड टेल हेड. मतलब आपको टेल हेड को ज्वाइन करते जाना है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. सो इफ यू नीड टू फाइंड आउट वेक्टर ए प्लस बी, सबसे पहले लो वेक्टर ए को. Now what we need to find out? We need to find out a plus b. Graphically we need to find out. So मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे वेक्टर ए को ले लेना है. तो मैंने वेक्टर ए को ले लिया. ये आपका वेक्टर का टेल और ये आपका वेक्टर का हेड. स्टार्टिंग पॉइंट ये आपका वेक्टर ए हो गया. अब ए को जब हम लोग बी के साथ ऐड करेंगे तो विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन आप क्या करो, बी के टेल को ए के हेड के पास ज्वाइन करो लाइक दिस. यहाँ पे आप देखो, यहां से मैंने इसको उठाया और यहाँ पे लाके रख दिया. तो यहाँ पे जब मैं लाके रखूंगा तो ए के हेड के पास बी का क्या आ जाएगा? टेल. यहाँ देखो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ. तो ये आपका वेक्टर बी हो गया, जहाँ पे बी का टेल इस पॉइंट पे है और हेड यहाँ पे. ये आपका वेक्टर बी हो गया. अब देखो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और ये टर्मिनेटिंग पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ये आपका फाइनल पॉइंट. तो आपका जो a प्लस बी मिलेगा उसका टेल यहां से स्टार्ट करेगा और हेड यहां पे जाएगा. तो ये जो आपको लाइन में दिखा रहा हूं, ये बेसिकली आपको बता रहा है a प्लस बी. तो आप क्या देख रहे हो कि जब 2 वेक्टर्स को सेम डायरेक्शन में ऐड करते हैं तो देखो मैग्नीट्यूड क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है. अब देखो 2 से और मैं ज्यादा वेक्टर ले लेता हूं सेम डायरेक्शन में, लाइक वी हैव टेकन हियर, यू सी वेक्टर a. क्लियर है? ये आपका वेक्टर बी, आपका वेक्टर सी, वेक्टर डी. इस तरह मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं. तो इनको हम लोग कैसे ऐड करेंगे? सेम टेक्निक है. फर्स्ट हम लोग वेक्टर ए को लेंगे. यहाँ पे मैंने वेक्टर ए को लिया, ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये आपका टेल, ये आपका हेड. अब वेक्टर बी को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ए के हेड के पास बी के टेल को ले जाएंगे. इससे मैंने उठाया, यहाँ पे रख दिया. ये आपका वेक्टर बी आ गया. इसके टेल के पास ले जाना है, हेड के पास. ये आपका वेक्टर बी आ गया. तो यहां से यहां तक आपका क्या बताएगा? a प्लस बी. अब c को अगर इसके साथ ऐड करना है तो c के टेल को b के हेड के पास ज्वाइन करेंगे विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन. c को ले आओ, यहाँ पे मैंने c को ले आया. फाइनली फिर आप किसको ले आओ? d को भी ले आओ. तो आप d को भी ले आए. मैं छोटा यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया हूँ.
तो ये आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट इज टेल ऑफ ए एंड द टर्मिनेटिंग पॉइंट इज डी ऑफ हेड। तो ये जो आपका आएगा टोटल लेंथ वो होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये आपका हो गया वेक्टर का एडिशन। तो हम लोग कैसे दो वेक्टर को सेम डायरेक्शन में जो है उसको कैसे ऐड करते हैं, बाय द मेथड, बाय द ग्राफिकल मेथड। नाउ यू मे हैव अंडरस्टूड कि हम लोग कैसे इसको ऐड करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनको कैसे ऐड करेंगे। तो इस पूरे डिस्कशन से एक चीज पता चला कि वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो और उनको अगर ऐड कर रहे हो तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, फाइनल जो वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? तो दूसरा हम लोग देखते हैं वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, ये अब हम लोग देखते हैं। तो मैंने दो वेक्टर ले लिया, ये आपका वेक्टर ए, क्लियर है, ये मैं मान लेता हूं वेक्टर ए है, और दूसरा मैंने वेक्टर मान लिया बी। वापस से आप क्या कर सकते हो, द लेंथ ऑफ ए, वेक्टर ए, और लेंथ ऑफ दिस एरो इज मोर देन द लेंथ ऑफ दिस एरो बी। तो इसका मैग्नीट्यूड ए का ज्यादा है, बी का मैग्नीट्यूड क्या है, कम। ए प्लस बी मुझे फाइंड करना है। रूल आपका सेम होगा। सबसे पहले मैंने वेक्टर ए लिया, ये आपका वेक्टर ए हो गया, क्लियर है। ये यहाँ पे टेल, यहाँ पे ये आपका क्या हुआ, हेड हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, बी को यहाँ पे लाएंगे, बी के टेल को ए के हेड के साथ क्या करेंगे, ज्वाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पे ले आया, देखो ये आपका वेक्टर बी हो गया, क्लियर। अब देखो स्टार्ट आप कहां से किए थे, योर स्टार्टिंग पॉइंट इज हियर, टेल ऑफ वेक्टर ए, एंड योर फाइनल पॉइंट इज बी, हेड ऑफ वेक्टर बी। सो दिस विल गिव यू ए प्लस बी, क्लियर है। वो हम लोग प्रीवियस देखे थे, अभी हम लोग को अपोजिट डायरेक्शन वाला देखना है। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने एक वेक्टर बी लिया जो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये आपका वेक्टर बी है, ये इसके क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, रूल सेम होगा। आपको क्या करना है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन बी के टेल को ए के हेड के पास ले जाना है। तो जब हम लोग इसको यहां से उठा के यहां पे ले जाएंगे तो हमको कुछ इस तरह दिखेगा, ये टेल बी का यहां से स्टार्ट होगा और इधर आएगा, ये आपका क्या है, वेक्टर बी। तो आप देखो स्टार्ट कहां से हुए थे आप, स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, टेल ऑफ वेक्टर ए, और फाइनल पॉइंट आप क्या क्या है, हेड ऑफ वेक्टर बी। तो ये जो आपका आएगा वो आएगा ए प्लस बी, ये जो आपका बता रहा है वो बता रहा है ए प्लस बी। तो इससे, इस डिस्कशन से आपको क्या पता चल रहा है कि दो फैक्टर को अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट है, नेट जो आएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, पहला। दूसरा आप देख सकते हो जो नेट वेक्टर आया है ए प्लस बी, उसका डायरेक्शन देखो टुवर्ड्स द राइट जा रहा है, और ए वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द राइट। बी का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका डायरेक्शन जो होगा वो उस वेक्टर के डायरेक्शन की तरफ होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ए प्लस बी का डायरेक्शन किधर होगा, ए की तरफ। यही अगर हम लोग बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा ले लेते तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर किधर आता, बी की तरफ। देख लेते हैं अभी तुरंत करके हम लोग। तो हमारे पास में मान लेता हूँ ये तुम्हारा वेक्टर ए है, वी आर कीपिंग द वेक्टर ए सेम। अब आई एम इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये आपका वेक्टर बी है, ये अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो, अब हम लोग ए प्लस बी फाइंड करना है। रूल विल बी द सेम, लेट अस फर्स्ट टेक ए वेक्टर विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, ये आपका वेक्टर ए है, क्लियर है ना। अब बी को ला, अब हम लोग को ए को जब बी के साथ ऐड करते हैं तो बी के टेल को क्या करेंगे, ए के हेड के पास ले जाएंगे। तो आप ले जाओ यहाँ पे, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, बी का टेल को यहाँ ज्वाइन किया, ये तो टुवर्ड्स द लेफ्ट आ रहा था, तो ये लेफ्ट आएगा, लेफ्ट आएगा, लेफ्ट आएगा, तो इसका चूंकि मैग्नीट्यूड है तो यहाँ तक जाएगा। तो ये आपका वेक्टर क्या हो गया, बी। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या था, दिस वॉज योर स्टार्टिंग पॉइंट। आपने ए के टेल के साथ स्टार्ट किया था और फाइनली आप पहुंचे कहां, बी के हेड के पास। तो ये दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी, द हेड ऑफ बी इज योर फाइनल पॉइंट। तो ये आपका आया ए प्लस बी। यहाँ पे वापस से मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डिक्रीज कर चुका है। ए और बी दो वेक्टर्स हैं, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और ऐड करते हो तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड घटेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। तो यहाँ पे घट भी रहा है। और नाउ यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ दिस ए प्लस बी, नाउ द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी।
जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है जिस वेक्टर का, उधर ही अब ये लाई कर रहा है। सो दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर्स अपोजिट टू ईच अदर। सिमिलरली हम लोग ऐड कर सकते हैं मल्टीपल वेक्टर्स को, कितने भी वेक्टर्स हो सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, नाउ वी कैन इजिली डू। तो द कॉन्सेप्ट और द आइडिया बिहाइंड adding the vectors in the same direction, along the same direction or in the opposite direction is just to keep in the mind that we need to follow the rule of tail head tail head। टेल के बाद पहला वेक्टर हेड जा रहा है, टेल के बाद हेड, तो नेक्स्ट जो वेक्टर ऐड होगा उसका टेल, फिर हेड, फिर नेक्स्ट टेल और फिर क्या होगा हेड। आपको फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि आप स्टार्ट कहाँ से किए थे एंड कहाँ तक आप जा रहे हो। तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो स्टार्टिंग से फाइनल तक जाएगा। तो ये हुआ एडिशन ऑफ वेक्टर्स अलोंग द सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ एंगल से इंक्लाइंड हो तो आपके क्या आएंगे। द वेक्टर्स आर मेकिंग सम एंगल विद ईच अदर, देन हाउ वी कैन ऐड। ठीक है, तो थर्ड जो आपका केस होगा, वेक्टर्स मेकिंग सम एंगल और वेक्टर्स इंक्लाइंड विथ ईच अदर और इंक्लाइंड विथ सम एंगल, विथ सम एंगल। तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे वेक्टर को। ऐसे मैं मान लेता हूं एक मेरे पास वेक्टर ये है, बहुत सिंपल मैं लेता हूं, ये आपका वेक्टर ए है, क्लियर है, और दूसरा मैंने लिया वेक्टर बी, दूसरा मैंने क्या लिया वेक्टर बी, क्लियर, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। मैं मान लेता हूं ये लिया मैंने वेक्टर बी, ये आपका वेक्टर बी है। अब ये देख सकते हो कि एग्जैक्टली ए और बी सेम डायरेक्शन में नहीं है, ना ही एक दूसरे के अपोजिट। अब दो वेक्टर के बीच एंगल हम लोग कैसे मेजर करते हैं, आप सबसे पहले ये याद रखना, ये टेल, इसका हेड, ये टेल, टेल और टेल ज्वाइन करके, तो इस लाइन को अगर हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये जो एंगल टेल और टेल के बीच होगा वही बताएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहां पे भी रूल सेम रहेगा, क्लियर है, रूल है यू नीड टू ज्वाइन टेल हेड टेल हेड। तो सबसे पहले वेक्टर हमने क्या लिया, वेक्टर हमने लिया ए, ये आपका वेक्टर ए, आप देख सकते हो ये आपका टेल, ये आपका हेड। नाउ जब हम लोग वेक्टर ए को बी के साथ ऐड करना है तो मुझे बी के टेल को कहां पे लाना है, ए के हेड के पास, यहां पे लाना है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। तो देखो मैं यहां से पकड़ा इसको यहां से और सीधा यहां पे लाके रख दिया विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। जितना एंगल दिया था उस एंगल पे रख लेंगे हम लोग एक्स एक्सिस के साथ, क्लियर। अगर ये वाला लाइन एक्स एक्सिस बता रहा है तो हमने क्या किया, वी को बी के टेल को ए के हेड के पेस लाया विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। ये आपका हो गया वेक्टर बी। अब देखो स्टार्ट आप कहां से हुए थे, देखो दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, टेल ऑफ वेक्टर ए इज योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड योर फाइनल पॉइंट इज हेड ऑफ वेक्टर बी। तो अब आपका जो a प्लस बी होगा वो यहां से स्टार्ट करेगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, एक वेक्टर हम लोग ज्वाइन बनाएंगे जिसका टेल यहां से होगा और हेड यहां पे होगा। तो ये आपका बताएगा a प्लस बी, क्लियर है। तो यहीं से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा बना वहां पे एक क्लोज डायग्राम बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल, और यहीं से ट्रायंगल लॉ आया है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, एक साइड वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है टेल हेड, दूसरा साइड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है टेल हेड ऑर्डर में है, तो तीसरा साइड जो क्लोजिंग साइड है वो ये दोनों का क्या बता रहा है, सम ए प्लस बी, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। नेक्स्ट में आपका क्या जा रहा है, अगर इधर से चलना चाह रहे हो तो टेल हेड और रिवर्स ऑर्डर हो गया, ये हेड टेल। तो क्लोजिंग साइड ये दोनों का क्या बताता है, सम। यही आपका कहलाता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, क्लियर है। अब तीन वेक्टर को ऐड करके देखते हैं। अगर मेरे पास थ्री वेक्टर्स हैं, लेट अस टेक दिस इज योर वेक्टर ए, ये मैं मान लेता हूं ए है मेरे पास, दूसरा वेक्टर है मेरा बी, लेट अस टेक दिस इज योर वेक्टर बी, और तीसरा वेक्टर मैंने लिया सी, क्या ले लिया, सी, मान लेते हैं ये सी मेरा कुछ इस तरह जा रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट। नाउ हाउ वी कैन ऐड ए प्लस बी प्लस सी ग्राफिकली। तो अब एकदम बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले मैंने ए के साथ स्टार्ट किया, ये आपका वेक्टर ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर है, ये आपका टेल, ये आपका हेड। नेक्स्ट व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड वेक्टर बी विद वेक्टर ए, बी के टेल को ए के हेड के पास ले जाना है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। तो मैं यहां से उठाऊंगा और यहां पे रख दूंगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने ये आपका वेक्टर बी हो गया, ये आपका वेक्टर क्या हो गया, बी।
और सी देखो, सी किधर जा रहा है, बी को सी के साथ ऐड करना है, तो सी के टेल को बी के हेड के पास लाएंगे। और देखो ये किधर जा रहा है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, थोड़ा कुछ एंगल से जा रहा है, तो मैं ले लूंगा ये आपका वेक्टर सी जा रहा है ना, ये आपका वेक्टर सी है। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, टेल ऑफ वेक्टर ए, टर्मिनेटिंग पॉइंट कहाँ है, हेड ऑफ वेक्टर सी। तो ये जो आपका लाइन होगा वो बताएगा ये तीनों का सम, ए प्लस बी प्लस सी। और अगर यहीं तक जाओगे, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट और बी आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट, तो ये वाला लाइन क्या बताएगा, ए प्लस बी। तो यहीं से आपका बेसिकली क्या आता है, पॉलीगन लॉ। यहाँ पे देखो 1 2 3 साइड से ज्यादा 4 साइड हो गए, तो अगर टेल हेड टेल हेड टेल हेड जा रहा है, तो अगर मैं 3 साइड्स इस पॉलीगॉन का 3 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन ऑर्डर, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, तो इसका जो क्लोजिंग साइड होगा ये तीनों का क्या बताएगा, सम, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, हेड टेल। इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलीगन लॉ। इस तरह अगर मैं मान लेता हूं एक वेक्टर डी भी रहता, मैं मान लेता हूं एक वेक्टर तुम्हारा इस तरह आ रहा है, दिस इज योर वेक्टर डी, क्लियर है। तो डी को जब हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सिंपली बोल देते हैं, यहाँ से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, वेक्टर डी इधर जा रहा है तो ये आपका वेक्टर डी हो जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट इज टेल ऑफ वेक्टर ए, टर्मिनेटिंग पॉइंट इज हेड ऑफ वेक्टर बी, तो ये आपका क्या बताता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्लियर है। तो आपका बहुत ही सिंपल रूल है, हाउ टू ऐड द वेक्टर्स ग्राफिकली, वेरी सिंपल है। तो ये हमारा ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन था, हाउ टू ऐड वेक्टर्स ग्राफिकली along the same direction, in the opposite direction, or they are inclined with some angle, how we can add them graphically, how to find out the magnitude of the resultant and direction। तो ये जो ए बी प्लस सी डी, ए प्लस बी प्लस सी डी आया, जो ये सबको जोड़ा, तो ये जो लेंथ आप मेजर कर लोगे वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। और अगर एक्स एक्सिस को रेफरेंस मान लेते हो तो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है वो उसका डायरेक्शन बता देगा। तो इस तरह आप ग्राफिकली भी क्या कर सकते हो, आफ्टर एडिंग 2 or more than 2 vectors you can find out the magnitude of that resultant, मतलब जो ऐड करने के बाद जो फाइनल वेक्टर मिला उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन भी आप फाइंड कर सकते हो। सो दैट इज वन ऑफ द बेसिक्स जो आपको एनालाइज करने में, ओके, चीजों को या इक्वेशंस को या किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने में फिजिक्स में आपको हेल्प करेगा, ये जो ग्राफिकल मेथड। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड का एक शॉर्ट जो डिस्कशन था वो मैंने कंप्लीट किया, क्लियर है। आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हो। अब आगे हम लोग चलेंगे एनालिटिकल मेथड, हाउ वी कैन ऐड वेक्टर्स बाय दिस मेथड, एनालिटिकल मेथड। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं एनालिटिकल मेथड। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहला हम लोग आता है एनालिटिकल मेथड में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे हम लोग आते हैं कि हम लोग वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट आता है, ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट, जो भी हमने बताया था वही आपका स्टेटमेंट, क्लियर है। स्टेटमेंट तुम अपने सेंटेंस में भी फॉर्म कर सकते हो। तो ट्रायंगल लॉ का, जैसे ट्रायंगल यहाँ पे ऑब्वियसली फॉर्म होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है ट्रायंगल लॉ। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट सिंपली फॉलो करना है। इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन ऑर्डर, देन इट्स क्लोजिंग साइड विल गिव इट्स सम टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर किसी भी 2 साइड ट्रायंगल के हम लोग 2 वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब इन ऑर्डर करने का मतलब टेल हेड, तो इसका जो क्लोजिंग साइड होगा ये दोनों साइड का क्या बताएगा, सम, वेक्टर का सम बताएगा। और वो जो आपका ऑर्डर होगा वो रिवर्स ऑर्डर होगा, मतलब हेड और टेल। तो यही आपका ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट है। तो हम लोग 2 वेक्टर ले लेते हैं। ये आपके पास 2 वेक्टर हैं, देखो ये आपका वेक्टर ए एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है,
क्लियर है ना? ये आपका वेक्टर है टेल हेड और ये आपका वेक्टर बी है। क्लियर है? सेम ऑर्डर में है। देखो ये आपका वेक्टर बी है टेल हेड। तो इसका जो क्लोजिंग साइड होगा, अगर हमको ट्रायंगल फॉर्म करना है तो टेल हेड रिवर्स ऑर्डर में लेना पड़ेगा। तो ये जो होगा, क्लियर है, हेड टू टेल, ये दोनों का सम बताएगा a प्लस बी, और a प्लस बी को मैं मान लेता हूं रिजल्टेंट r। व्हेन वी हैव एडेड वेक्टर a एंड b, द रिजल्ट दैट वी हैव ऑब्टेन्ड, रिजल्टेंट, उसको हम लोग r इज इक्वल टू a प्लस बी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर मुझे a का वैल्यू दिया हो, ऑब्वियस सी बात है, जो लेंथ होगा वेक्टर ए का, इस एरो का, वो ए का मैग्नीट्यूड बताएगा। अगर इसको रेफरेंस लाइन बना रहे हो तो वेक्टर ए इस रेफरेंस लाइन के साथ, अगर ये मेरा रेफरेंस लाइन है, देखो ये अगर रेफरेंस लाइन है तो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। वेक्टर बी कुछ एंगल पे बना है, वेक्टर बी का जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड बताएगा। मैं मान लेता हूँ वेक्टर बी कुछ एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, तो थीटा आपको बता रहा है इसका डायरेक्शन विद द एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, और रिजल्टेंट ए प्लस बी, ये इसका जो लेंथ होगा वो इसका वैल्यू बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर, और इसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? लेट अस अज्यूम इट इज इक्वल टू अल्फा। ये एंगल कितना है? अल्फा। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से तो सीख लेते हैं, एनालिटिकली हम लोग फाइंड करेंगे। क्लियर है ना? इक्वेशन के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? नेमिंग कर देते हैं। इस पॉइंट को मैं ओ करता हूं, ये आपका ए और ये आपका क्या? बी। तो ओ ए, जो ये आपका लेंथ है ओ ए, वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बता रहा है, ए बी वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ओ बी वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड बता रहा है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं वेक्टर बी के हेड के पास, इस लाइन पे। क्लियर है? यहां परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री, ये पॉइंट को मैंने एम मान लिया। क्लियर है? अब देखो इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो, ये ट्राइंगल जो आपका बना है, ट्राइंगल बी एम ए, ट्राइंगल बी एम ए में ये जो एंगल है, एंगल बी एम ए, वो कितना है मेरा? वो मेरा है 90 डिग्री। अब थीटा के अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहां पे अगर मैं साइन ऑफ थीटा लूं, साइन ऑफ थीटा, थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर बी एम, और हाइपोटेनस कितना है? इसका हाइपोटेनस है ए बी। तो यहां से मुझे बी एम का वैल्यू निकल जाएगा, बी एम विल बी इक्वल टू हाउ मच? ए बी इंटू साइन थीटा। क्लियर है? तो मेरे पास बी एम कितना आ गया? बी एम मेरे पास आ गया ए बी साइन थीटा, और ए बी मैं बता रहा हूं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो मैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी मान लेता हूं, तो बी एम इज इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू साइन थीटा। तो मुझे ये वाली लाइन का लेंथ पता चल गया बी एम, बी एम का जो वैल्यू मुझे आ गया वो आ गया बी साइन थीटा। क्लियर है? ये मुझे लेंथ पता चल गया। अब नेक्स्ट में आता हूं, इसी ट्रायंगल में मैं कॉस लेता हूं, कॉस ऑफ थीटा। अगर कॉस ऑफ थीटा मैं लूं तो थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका कितना आ जाएगा? ए एम बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मेरा कितना है? ए बी। तो यहां से मुझे ए एम आ जाएगा, ए एम विल बी इक्वल टू ए बी। ए बी का वैल्यू मैं बी मान चुका हूं, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो ए एम का भी वैल्यू मुझे निकल गया। ए एम का वैल्यू कितना मिल गया मुझे? मुझे मिल गया बी कॉस थीटा। और ये जो तुम्हारा ओ ए था, इसका जो लेंथ है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताएगा। तो मैं मान लेता हूं ये कितना मैग्नीट्यूड है? ए। तो बताओ ओ से एम तक कितना आपका होगा टोटल लेंथ, ये दोनों का सम, ए प्लस बी कॉस थीटा आ गया मेरे को। ठीक है ना? ये सिंपल सा कैलकुलेशन है यहाँ पे। अब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, इस ट्रायंगल में। ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल बी एम ओ, ट्रायंगल बी एम ओ में आपका जो एंगल है बी एम ओ, वो कितना है? 90 डिग्री। अगेन से राइट एंगल ट्रायंगल है, देन वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। बी एम ओ में ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये हाइपोटेनस। सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई, व्हाट वी कैन अप्लाई? वी कैन राइट डाउन ओ बी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बी एम स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ओ एम स्क्वायर। ये तो मैं लिख ही सकता हूं। अब मैं बताया था ओ बी आपका क्या बता रहा है? ओ बी आपका रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड। मैं मान लेता हूं ये वैल्यू है आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे को कितना हो जाएगा? बी एम। बी एम कितना आया है? बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर आ गया, आया ना? प्लस नेक्स्ट मेरा कितना है? ओ एम। तो ओ एम मेरे को कितना है? ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो इस इक्वेशन को। ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको ब्रेक करो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आपका बी कॉस थीटा है तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अब देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो बी स्क्वायर को अगर यहाँ पे कॉमन रखेंगे तो अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास आर स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर तो बचेगा, साथ में ये दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां से मुझे आर का वैल्यू निकल जाएगा, आर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो मुझे पता चल गया कि अगर दो वेक्टर तुम्हें दिए हुए हैं, वेक्टर ए और बी, और दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। क्लियर है? विदाउट द ग्राफ, डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूला से विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ, इफ द वेक्टर ऑफ ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ, दोनों को ऐड कर रहे हो और कोई पूछ दे कि उनके बीच एंगल थीटा दिया, कोई पूछ दे कि जो जब दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो रिजल्टेंट r एक वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन के लिए मैं बना कि एक ये रेफरेंस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, तो इसी ट्रायंगल में अगर मैं tan ऑफ अल्फा, ये तो आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताएगा। अब डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे tan अल्फा ले लेंगे, तो tan ऑफ अल्फा, अल्फा के अपोजिट वाला क्या, परपेंडिकुलर bm, और बेस कितना है, bs है om, तो bm आपको दिया हुआ है b sin थीटा और om मेरे को आ गया है a प्लस बी कॉस थीटा। तो ऑब्वियसली आपको क्या है, इनिशियली आपको दिया हुआ है a b और थीटा दिया होता है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल, तो अब यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स, उधर चला जाएगा, तो tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा मेरे को आ गया ना, तो ये आपका मैग्नीट्यूड बता दिया, सॉरी डायरेक्शन बता दिया, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो ये आपका हुआ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है ना? ये आपका है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें आप बता सकते हो कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन भी क्या है, इजीली आप फाइंड कर सकते हो, है ना? तो अगर दो वेक्टर दिए हो ए और बी और उनका मैग्नीट्यूड दिया हो, उनके बीच का एंगल दिया हो, तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं मान लेता हूँ दो वेक्टर दिए हुए हैं, जिसका मैग्नीट्यूड ए का दिया हुआ है मान लेते हैं 3, बी का मैग्नीट्यूड सपोज में मान लेता हूँ दिया है 4, और दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इन जनरल तुमको सिंपल जब लोग स्केलर एडिशन करते हैं तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का कितना आएगा, 3 + 4, लेकिन ये वेक्टर है तो इनका जो रूल अप्लाई होगा वो आएगा r इज इक्वल टू, मतलब ए और बी को जब ऐड कर रहे हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना? तो a आपका कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, b कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 90, cos 90 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, वाला आ गया। और ये जो रिजल्टेंट आया उसका एंगल कितना होगा, उसका एंगल भी निकाल सकते हो, tan अल्फा b sin थीटा, b का वैल्यू कितना है 4, sin थीटा में sin ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय a 3 प्लस b cos थीटा, b cos 90 क्या होता है 0, तो 4 sin 90 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 3 ये आपका 0, तो 4/3 आ जाएगा। क्लियर है ना? अब 4/3 होता है tan 53 डिग्री का वैल्यू, tan 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/3, तो अल्फा कितना हो जाएगा 53 डिग्री। सिंपल है। इस तरह आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डायरेक्टली इस फॉर्मूला के हेल्प से निकाल सकते हो। तो ये हमारा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब क्विकली हम लोग वेक्टर, ये आपका क्या देते हैं, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ देख लेते हैं। क्लियर है? एक्चुअली आपका जो पैरेललोग्राम लॉ है और पॉलीगॉन लॉ है, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ दिस ट्रायंगल लॉ एंड वेक्टर लॉ। तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं तुरंत, तब तक मैं देखता हूं तुरंत से। चलो, तो आपका हो गया, तो हम लोग देखते हैं आगे पैरेललोग्राम लॉ देखते हैं और पॉलीगॉन लॉ।
नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? तो पैरेललोग्राम लॉ हो या फिर आपका ट्रायंगल लॉ हो, दे आर द जस्ट एक्सटेंशन ऑफ दिस ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ का। तो हम लोग पैरेललोग्राम में जानते हैं कि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो स्टेटमेंट इसका क्या कहता है ना कि अगर दो एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम के, एडजेसेंट मतलब जैसे मान लेते हैं ये और इसके साथ जो लगा हुआ है, क्लियर है? ये आपका मैं अलग लिख लेता हूँ। दो एडजेसेंट साइड अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर वेक्टर बी एंड दिस इज योर रिप्रेजेंटिंग योर वेक्टर ए, तो इसका जो डायगोनल होगा ना, ये दोनों का क्या बताएगा? रिजल्टेंट। मतलब इसका जो डायगोनल कंटेनिंग दिस टू एडजेसेंट साइड्स, ये दोनों का क्या बताएगा? एडिशन। तो इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ ही बोल सकते हैं। लाइक ये दो है, पैरेललोग्राम आपको बनाना है, तो ये आपका अगर बी है तो ये भी क्या होगा आपका? ये भी आपका बी ही होगा, है ना? और ये आपका ए है तो ये भी आपका क्या होगा? ए होगा, है ना? अब देखो ट्रायंगल लॉ अगर अप्लाई करोगे तो टेल हेड तो क्लोजिंग साइड क्या बताएगा? सम। तो ये डायगोनल बेसिकली ये दोनों का क्या बता रहा है? सम ए प्लस बी, जिसको आप आर भी मान सकते हो। और ये रिजल्टेंट में मान लेता हूँ एक्स एक्सिस का अल्फा बना रहा है, ए और बी के बीच एंगल कितना मान लेता हूँ? थीटा है। यहाँ से आप वापस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये आपका ओ मान लो, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका एम। वापस से फिर आपका क्या आ गया? ट्रायंगल लॉ। यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम में क्या कहता है ना कि दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड्स, जैसे ये वाला साइड और ये वाला साइड, अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका डायगोनल जो पैरेललोग्राम का होगा, ये दोनों का क्या बताएगा? सम। तो मैंने क्या किया, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है ना? और ट्रायंगल देखो, टेल हेड, तो ये जो आपका होगा क्लोजिंग साइड, वो क्या बताएगा? सम। तो इस ट्रायंगल के लिए ये क्लोजिंग साइड हो गया, लेकिन इस पैरेललोग्राम के लिए क्या हो गया? डायगोनल। तो डायगोनल ये दोनों का क्या बता रहा है? सम बता रहा है। ये पैरेललोग्राम लॉ वापस से फिर वही आ जाएगा, जब ट्रायंगल लॉ अप्लाई करोगे तो आर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और डायरेक्शन के लिए हम लोग टेन ऑफ अल्फा लेते हैं, जो आएगा b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। और यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो? यहाँ पे अल्फा भी फाइंड कर सकते हो। अल्फा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। तो ये पैरेललोग्राम लॉ हुआ। उसके बाद तो आगे आपको ट्रायंगल लॉ को ही फॉलो करना है। एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी वही है, दे आर द जस्ट एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। तो पॉलीगन में बहुत सारे साइड्स होते हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ एक वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है एक साइड, दूसरा साइड में मान लेता हूँ वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा साइड में मान लेता हूँ वेक्टर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, चौथा साइड मान लेते हैं वेक्टर डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो क्लोजिंग साइड होगा ये वाला, देखो ये सबका क्या बताएगा? सम। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं? एट अ टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं? दो दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ। सबसे पहले देखो आपको ए और बी दिया हुआ है, ए और बी, तो ये क्लोजिंग साइड ए प्लस बी बताएगा। ए प्लस बी जब आप मिल गया आपको डायरेक्शन के साथ, ये एंगल और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, तो फिर ए प्लस बी को सी के साथ ऐड करो, तो ये आपको क्या मिलेगा? ये फिर आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये प्लस बी प्लस सी आपको मिल गया, फिर इसको किसके साथ ऐड करो? डी के साथ, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या मिल जाएगा? डी। इसको हम लोग पॉलीगन लॉ बोलते हैं, जो कि हम लोग ग्राफिकल मेथड में भी देखे थे। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे n साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, यहाँ पे मैं 4 लिया हूँ, n साइड्स ऑफ अ पॉलीगन आर रिप्रेजेंटेड बाय n वेक्टर्स a b c d in order tail head tail head tail head, then its closing side will give the resultant taken in reverse order head tail। तो ये है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैंने ब्रीफली ये पूरे एडिशन जो वेक्टर का एडिशन होता है उसको मैंने कंप्लीट किया है। क्लियर है? अगर कोई भी फीडबैक आपको देना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।